ये तो कमाल हो गया फ्रेंड्स। अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसमें से आप लोगों को 50% का ही जवाब देना रहेगा। यानी कि एक प्रश्न का आपको एक विकल्प दिया जाएगा, आपको या तो पहला याद करना पड़ेगा या अथवा का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको 80 ऑब्जेक्टिव टोटल मिलेंगे और आपको 50% का जवाब देना होगा। यानी कि अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे पहले से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कि जितना ऑब्जेक्टिव का खजाना आप लोगों के पास रहेगा उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम फ्रेंड शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को, जिसका नाम है संस्कृत, और संस्कृत के मॉडल पेपर 4 है और 1, 2, 3 आपको आरजी सोशल स्टडी के यूट्यूब पर अपलोड है और आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसका लाइव वीडियो भी आप लोगों को दिया गया है और लाइव क्लास प्रतिदिन रात के 8 बजे चलता है, जो कि चैप्टर वाइज अभी स्टार्ट है और इसके बाद मॉडल सेट की तैयारी चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को एक लाइक करने के बाद फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन या किसी भी मॉडल पेपर का या किसी भी ऑब्जेक्टिव का सेट का मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स संस्कृत का मॉडल पेपर 4 का जो पहला प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यानी कि किस देवी की पूजा होती है, तो पटन देवी की, यानी कि ऑप्शन सी सही है कि पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। सवाल नंबर 2 है कि मैथिल कवि कौन था। सवाल नंबर 2 है कि मैथिल कवि कौन था, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी विद्यापति। सवाल नंबर 3 है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 4 है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 5। याद रखेंगे शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं, शिक्षा संबंधी 5 संस्कार होते हैं। सवाल नंबर 5 है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह और डी शिक्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व, यानी कि पुंसवन जो है वो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 6 करमवीर कौन है। करमवीर कौन है, तो इसका एक लाइन में जवाब है कि करमवीर राम प्रवेश राम है, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 7 है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1824 ईस्वी में। जो भी बच्चे इस चैप्टर का लाइव क्लास किए हैं उनके लिए बहुत फायदे होंगे, इसलिए कि हम लाइव क्लास में चेक किए थे तो देखे थे कि लगभग 75% बच्चों को ये मॉडल पेपर 4 का प्रश्न सभी के सभी याद थे। तो इसलिए आप इसको एक बार पढ़ लें, और जो मॉडल पेपर का जो लाइव क्लास चला था वो वीडियो बिल्कुल ही अपलोड है आपको आरजी सोशल स्टडी पर, आप उसको एक बार जरूर देख लें, बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव। चलिए सवाल नंबर 8 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी सही है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। सवाल नंबर 9 कौन वंशहीन था, तो व्याघ्र वंशहीन था, ऑप्शन ए सही है। व्याघ्र वंशहीन था, कौन वंशहीन था, तो व्याघ्र वंशहीन था। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। चलिए सवाल नंबर 10 है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। इसमें से 99, इस प्रश्न का जवाब जो है 99 प्रश्न बच्चों ने इसका जवाब दिया था, मात्र 1% ही बच्चों का जवाब जो था गलत था। यानी कि शांति मानवता का क्या कर रही है, तो ऑप्शन बी सही है, विनाश कर रही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, यानी कि विनाश कर रही है। अशांति जो है मानवता का विनाश कर रही है, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 11 है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा महर्षि वेदव्यास। सवाल नंबर 12 अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज किए थे, इस प्रश्न में बच्चे कुछ कंफ्यूज किए थे, लेकिन फिर भी बताते बताते ये लोग फिर अपने रास्ते पर चले जाते हैं कि अणु से छोटा क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आत्मा, यानी कि अणु से छोटा आत्मा है। सवाल नंबर 13 है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, जंतु तो प्रसन्न होंगे नहीं, दानव तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, और मनुष्य तो मनुष्य है, तो ईश्वर ही प्रसन्न होंगे, यानी कि भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन ए सही है।
सवाल नंबर 14 है, देवता क्या गाते हैं? लोरी तो गाएंगे नहीं, स्तुति तो वो करेंगे नहीं, और कुछ नहीं ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि देवता जो है वो गीत गाते हैं। आपके चैप्टर में भी ये चीज़ दिया हुआ है। सवाल नंबर 15 है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, नीति श्लोक, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 16 हो गया। सवाल नंबर 17, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धर्म है? अर्थ तो होगा नहीं, काम भी नहीं होगा, क्रोध तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, धर्म। धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धन है। सवाल नंबर 17, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन डी सही है, कालिदास ने। सवाल नंबर 18, नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान कौन दिखता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नदी। नदी जो है नाचने के समान दिखता है। सवाल नंबर 19, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? इस सवाल में किसी किसी को कन्फ्यूजन था कि पर्वत भी हो सकता है, लेकिन हमने कुछ जानकारों से बात की जो संस्कृत के कुछ जानकार रखते हैं या शिक्षक हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षक से, किताब में भी हमने देखा, तो कुछ लोगों का मत था कि पर्वत हो सकता है। आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर रहे हैं, लेकिन जो इसका जवाब होगा नाचने के समान कौन दिखता है, तो ऑप्शन बी नदी सही है। ये गलत कोई नहीं कर सकता, आप इस बात को याद रखेंगे। अगर नदी ऑप्शन नहीं है तो पर्वत को टिक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल नंबर 19 है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पांडव, यानी कि अर्जुन जो है पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। सवाल नंबर 20 है कि न दातव्यम न दातव्यम यह किसने कहा था? न दातव्यम न दातव्यम यह किसने कहा था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, शल्य ने। कौन कहा था? शल्य ने कहा था, न दातव्यम न दातव्यम। चलिए सवाल नंबर 21, और एक बात बता दें, जो नए छात्र इस मॉडल पेपर को देख रहे होंगे कि इस चैनल पर आरजी सोशल स्टडी पर ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, यानी कि सभी विषय के सभी चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव उपलब्ध हैं। आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में सभी का चैप्टर लिस्ट बना हुआ है। 10th का हिस्ट्री का ऑल सब्जेक्ट, 10th ज्योग्राफी का ऑल चैप्टर, इस प्रकार से सभी का लिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका हम गारंटी देते हैं 99% आपका एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव का सेट है, एक से बढ़कर एक आपका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। आप बिल्कुल जाकर के एक बार रीड उसको जरूर करेंगे। चलिए अब सवाल नंबर हम 23 देखते हैं। सवाल नंबर 21 देखते हैं, 20 तक हो गया है। सवाल नंबर 21 है, किसके 6 अंग है? किसके 6 अंग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेद के। वेद के 6 अंग है। और आप सभी छात्रों को कह दे रहे हैं कि आप लाइव क्लास में जरूर जुटें, जितने जुड़िएगा उतना मजा आएगा, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं जानते हैं, और बहुत से छात्र ऐसे हैं कि अभी हमने सवाल को किया नहीं तब तक उनका जो जवाब है हाजिर हो जाता है। इसलिए कमजोर छात्र हो या मजबूत छात्र, कमजोर छात्र अपने को कमजोर नहीं समझे, और मजबूत जो छात्र तो मजबूत है ही। तो इसलिए आप सभी लोग मिल करके जुड़ें और सभी प्रश्नों का जवाब देते चले और प्रैक्टिस बिल्कुल करते चले। फरवरी तक हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस किया जाएगा चैप्टर वाइज, ताकि एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों का नहीं छूट सके। चलिए इसलिए बीच बीच में बता दे रहे हैं जो याद पड़ रहा है कि आप लोगों के लिए मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं छूट जाए ताकि आप लोगों को बाद में नहीं समझ में आए। इसीलिए बीच बीच में आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा हम कुछ याद जो आता है आप लोगों को हम बता देते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 है कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं? जाहिर सी बात है शिक्षक का अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं, तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। सवाल नंबर 23 है कि देवव्रत किसका पुत्र था? देवव्रत किसका पुत्र था? तो शांतनु का, यानी कि शांतनु का पुत्र देवव्रत था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 24 देखेंगे। सवाल नंबर 24 है कि यश किससे प्राप्त होता है? यश किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तम कार्य से। ये तो सही बात है कि अब उत्तम कार्य कीजिएगा तो यश की प्राप्ति होगी ही होगी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 25 है कि पंचवटी में कितने वट वृक्षों का समूह है? पंचवटी में कितने वट वृक्षों का समूह है? तो ऑप्शन बी सही है, 5, यानी कि पंचवटी में 5 वट वृक्षों का
समूह है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से 1 से 25 तक हम लोग मॉडल प्रश्न देखें। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हैं। आप 1 से लेकर 5 तक सभी मॉडल पेपर को याद कर जाएं, बिल्कुल रिवीजन कर जाएं, और आपको 5 तक मॉडल पेपर का लाइव भी इस पर लोड है, आप उसको भी एक बार रीड कर लें, और जो हम सेट दे रहे हैं आप उसको भी एक बार देख लें। आपका एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा में नहीं छूटने वाला है, आपको 99% हासिल होने वाले हैं। इस सभी जितने ऑब्जेक्टिव आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल आप संस्कृत में कभी फेल नहीं होइएगा। लोग संस्कृत से डरते हैं कि संस्कृत का एग्जाम कैसे होगा, और हम कहते हैं कि आपको संस्कृत में सबसे अच्छा नंबर आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग 1 से 25 तक देखें। अब बहुत जल्द मिलते हैं मॉडल पेपर 5 के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।